वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो साइंटिफिक रीजनिंग है। तो साइंटिफिक रीजनिंग में हम ऑलमोस्ट सब साइंटिफिक रीजनिंग करेंगे, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक प्रोसेसेस भी कवर करेंगे और साथ साथ में उन रीजंस को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारे पास साइंटिफिक रीजनिंग है वो है ये कि वाई द अर्थ बल्जेस आउट एट इक्वेटर। कि इक्वेटर पर हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी फैली हुई क्यों है, थोड़ी सी एक्सपेंडेड क्यों है। तो इसके लिए हम जाते हैं, पहला चीज़ डिस्कस करते हैं कि डायमीटर क्या है। डायमीटर हमें समझ आना चाहिए, तब हम जाके बात कर सकते हैं। हमारी ज़मीन कुछ इस तरह है, एक एलिप्सॉइड है हमारी ज़मीन, मतलब मुकम्मल तौर पर जो है वो स्फेयर नहीं है। एलिप्सॉइड क्या है, तो ये चीज़ हमें पहले समझ आना चाहिए। अगर हम देखें, ये हमारे पास अर्थ की ये कहलाता है इक्वेटोरियल डायमीटर और ये कहलाता है पोलर डायमीटर, ठीक है ना। अगर हम ज़मीन को देखें तो ये हमारे पास इक्वेटोरियल डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है और पोलर डायमीटर जो है वो थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल डायमीटर। अब यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। पहला चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारे पास जो समझते हैं कि एलिप्स क्या है और सर्कल क्या है। सर्कल जो है वो मुकम्मल तौर पर इस तरह सर्कुलर होता है, जिसमें अगर आप सेंटर में खड़े हो जाए तो ये फासला और ये फासला, ये फासला, ये फासला एक जैसा हो, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि ये फासला और ये फासला एक जैसा हो। इसको डायमीटर कहते हैं। ये दोनों डायमीटर बराबर हो। डायमीटर वो है जो किसी सर्कल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, ये डायमीटर है। किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में, जैसे ये किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, इसको डायमीटर कहते हैं। जबकि एलिप्स जो होता है वो क्या होता है, एलिप्स जो है एक साइड बड़ा होता है, यानी ये साइड बड़ा है, ये डायमीटर बड़ा है और ये डायमीटर छोटा है। इस डायमीटर को सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं और इस डायमीटर को सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, और ये आपके पास सेमी मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं एलिप्सॉइड। एज कंपेयर टू, मतलब एलिप्स पूरा नहीं है, एलिप्सॉइड है, एलिप्स से थोड़ा कम है। अब ये जो डायमीटर है, सॉरी ये वाला जो डायमीटर है ये 12,756 किलोमीटर है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर। और ये जो डायमीटर है ये 12,713 किलोमीटर है। तो ये 43 किलोमीटर डिफरेंस जो है एक किस्म का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करता है इक्वेटोरियल रीजन पर, ठीक है ना। यानी इस सर्कल को अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास, सॉरी थोड़ा सही सर्कल बनाओ, ये ऑलमोस्ट ये, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास सर्कल है, ये जो डायमीटर है ये थोड़ा सा बड़ा है और ये जो डायमीटर है ये थोड़ा सा छोटा है। इस वजह से ज़मीन जो है वो बल्जेस है, थोड़ी सी फैली हुई है, एक्सपेंडेड है इक्वेटर पर। तो the earth is not a true sphere, it is ellipsoid. The equatorial diameter is 12,756 km, while polar diameter is 12,713 km or 14 km. This 43 km difference produces a centrifugal force at equatorial diameter during rotation. This is the reason the earth bulges at the equator, या bulge out at the equator. तो वो क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि अर्थ जो है वो इक्वेटर पर क्यों फैली हुई है, क्यों उभरी हुई है, ये उसके डायमीटर की वजह से है। अच्छा, तो अभी जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग कुछ ये भी कहते हैं कि ये इक्वेटर पर क्यों बल्जेस हैं, क्यों फैली हुई है, डायमीटर क्यों बड़ा है। वंस अपॉन अ टाइम ये सोचा गया कि शायद ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वेटर पर बड़ा था, जिस वजह से इसको एक्सपेंशन मिल गई इक्वेटर पर। तो ये रीज़न है उसकी एक्सपेंशन की।
तो चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहते हैं कि द ओजोन लेयर इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, वाई? ओजोन लेयर जो है वो हमारी सर्वाइवल के लिए क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे हमने 3 चीज़ें समझना है। पहला चीज़ हमने ये समझना है एटमॉस्फेयर, दूसरा चीज़ हमने समझना है सन रेडिएशंस, तीसरा चीज़ हमने समझना है स्पेस की, स्पेस का मकसद क्या होता है। तो जो हमारे पास स्पेस है, अगर हम ज़मीन को देखें तो ज़मीन इस तरह सर्कुलर है, इसी तरह ज़मीन के अराउंड फिर एटमॉस्फेयर का गैसेस के लेयर्स मौजूद है। ठीक है, ये लेयर्स मौजूद है, ये लेयर्स इस तरह लेयर्स मौजूद है। अच्छा, ये जो लेयर्स हैं, ज़मीन के नज़दीक वाले लेयर्स जो हैं उनमें गैसेस की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि जितनी आप ज़मीन के करीब आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस सरफेस के करीब ज़्यादा आते हैं। जैसे ही आप एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी दूर चले जाते हो तो गैसेस की मिकदार जो है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसकी वजह ये होती है कि जैसे ही अल्टीट्यूड पर आप जाते हैं हमारे पास गैसेस की मिकदार कम होती जा रही है, बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। लेकिन सवाल हमारा ये है नहीं है कि हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर ले, बल्कि ओजोन लेयर को हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आसान सा फार्मूला मैंने बनाया है कि एटमॉस्फेयर के लेयर को आप किस तरह फ़र्क कर सकते हैं। पहला वाला जो लेयर है, जो बिल्कुल यहाँ पे लिखा गया भी नहीं है, जो कहीं मेंशन भी नहीं होगा, जहाँ पे इंसान सरवाइव कर सकते हैं, उसका नाम है बायोस्फीयर। पहला वाला जो सरफेस के साथ क्या है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। फिर इसके बाद ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद फिर आपको आएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है ना, बायोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, और फिर इसके बाद है मेसोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर, ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। अब इसके बाद है एग्जोस्फीयर। क्लियर? अब इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया था कि भाई टीचर से मत टकराओ, भाई टीचर से मत टकराओ। एक बार फिर लिखता हूँ, भाई टीचर से मत टकराओ। तो आसानी के लिए आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, बायोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, मत से मेसोस्फीयर, टकराव से थर्मोस्फीयर। अब जो हमारे ओजोन लेयर हैं वो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में पाया जाता है। ट्रोपोस्फीयर जहाँ पे ख़त्म होता है, ट्रोपोस्फीयर जहाँ पे ख़त्म होता है उसका नाम है ट्रोपोपास। ये इधर ख़त्म हो रहा है, ये ट्रोपोपास है, और ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर स्फीयर में, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन या ओजोनोस्फीयर कहते हैं, लोअर साइड पर। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन O3 का एक लेयर बना हुआ है। ये उन रेडिएशंस को ब्लॉक करते हैं जो सन से आते हैं। तो सन से कौन कौन से रेडिएशंस आते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, अल्ट्रावायलेट सी आते हैं, अल्ट्रावायलेट बी आते हैं, अल्ट्रावायलेट ए आते हैं। लेकिन इसके अलावा सिर्फ यही रेडिएशंस आते हैं या और भी दो रेडिएशंस और हैं। एक है विजिबल लाइट, दूसरा है इंफ्रारेड। ये दो किस्म के रेडिएशंस आते हैं, प्लस ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट सी जो हैं उनको ब्लॉक करते हैं। इनके साथ अल्ट्रावायलेट ए भी आते हैं, अल्ट्रावायलेट बी भी आते हैं। विजिबल लाइट वो लाइट होती है जो जिसे हम देख सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट वो लाइट होती है जो जिसके ज़रिए पौधे वगैरह फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। ठीक है ना, जबकि अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी भी आते हैं, अल्ट्रावायलेट सी जो है वो नहीं आ सकते। अब ये
नहीं आते हैं तो फिर इनके आने की ज़रूरत क्या है? अगर विजिबल लाइट के साथ इंफ्रारेड लाइट के साथ अल्ट्रावायलेट सी ना हो तो ये ज़मीन की सरफेस तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो एक कैरियर के तौर पर काम करते हैं विजिबल लाइट की और इंफ्रारेड लाइट की, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जेटिक है अल्ट्रावायलेट सी। क्लियर? अल्ट्रावायलेट भी एनर्जेटिक है, अल्ट्रावायलेट ए भी एनर्जेटिक है एज कम्पेयर टू हमारे पास वो जो एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट सी जो है इतनी वो नहीं है, मतलब ख़तरनाक नहीं है और इतनी तेज़ भी नहीं, इतनी इंटेंस भी नहीं है। तो ये लेयर्स को ब्लॉक करते हैं, इन रेडिएशंस को ब्लॉक करते हैं ये लेयर। कौन सा? ओजोन लेयर। तो इस ओजोन लेयर इज एटमॉस्फेयर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। Ozone layer in atmosphere is very necessary for survival of human, plants and animal because it absorbs the ultraviolet radiations coming from the sun. The ultraviolet rays cause cancer of skin and spotting plants. ये कैंसर खास करते हैं इंसानों में और पौधों में ये स्पॉटिंग का काम करते हैं, पौधों को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए ओजोन लेयर जो है इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। इसी वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है कि हमने ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाया है और उस ओजोन लेयर से हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ज़मीन की सरफेस में पेनिट्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज से जो है ग्लेशियर पिघलते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे इनके इनडायरेक्ट काजेज है, बहुत वो हैं इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं द स्काई अपीयर्स ब्लैक फ्रॉम सरफेस ऑफ द मून, वाई? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वाई देयर इज लैक ऑफ एटमॉस्फेयर सरफेस ऑफ मून? ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है। तो आपको स्काई नज़र आ रही है कि ब्लैक है, इसके रीज़न क्या है, वजह क्या है? तो पहला चीज़ हमने ये समझना है कि अगर किसी प्लैनेट, किसी सितारे या किसी स्टार या किसी सैटेलाइट के अराउंड एटमॉस्फेयर मौजूद हो, गैसेस मौजूद हो, ठीक है ना, गैसेस मौजूद हो, तो फिर क्या होगा कि इन गैसेस की रिफ्लेक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। अब जब कहीं हमारे पास एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होता है तो वहाँ पे गैसेस नहीं होंगे, जब गैसेस नहीं होंगे तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर जो है वो ब्लैक ही नज़र आएगा। तो यही वजह है कि मून के सरफेस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से गैसेस नहीं है, गैसेस नहीं है तो स्काई ब्लैक नज़र आ रही। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाई देयर इज लैक ऑफ एटमॉस्फेयर एट द सरफेस ऑफ मून, कि मून के सरफेस पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? तो हम जाते हैं कि अगर हम देखें किसी सरफेस पर एटमॉस्फेयर का बनना है, किसी प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर का बनना इम्पॉर्टेंट रखता है, उसके लिए उसकी ग्रेविटी इम्पॉर्टेंट रखती है, इम्पॉर्टेंस रखती है। ज़मीन की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब है ज़मीन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इसलिए यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर देता है कि गैसेस को खींच के रखता है, गैसेस को अपने काबू में रखता है कि वो ज़मीन के सरफेस से नहीं निकले। गैसेस की अमूमन स्पीड जो हमारे पास 2.45 मीटर पर सेकंड है, जबकि ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड से किसी चीज़ को खींचती है। इसलिए गैसेस की मजाल ही नहीं है कि वो जाके 9.8 स्पीड को ओवरकम कर ले और ज़मीन की सरफेस से निकल जाए, ज़मीन के एटमॉस्फेयर से निकल जाए, क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा है, ये स्पीड कम है। खींचने वाली फोर्स ज़्यादा है और ऊपर उठने वाली फोर्स जो है वो कम है, यानी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो कम है। इसलिए मॉलिक्यूल्स कभी भी जरूरत नहीं कर सकते कि वो ज़मीन की सरफेस से निकल जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास अगर हम देखें मून जो है उसकी ग्रेविटी 1.6 है, जबकि 2.45 जो है वो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आसानी से मून के सरफेस से भाग जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एस्केप स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी इलेबोरेट कर सकते हैं कि द एस्केप स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। मॉलिक्यूल्स की जो एस्केप स्पीड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है। दैट्स व्हाई देयर इज लैक ऑफ एटमॉस्फेयर एट द सरफेस ऑफ द मून। The lack of atmosphere at the surface of the moon is weak force of gravity which causes the gas molecule to escape from the surface of the moon.
तो why there is a heavy atmosphere at the surface of the earth? Because the gravitational force of attraction is greater than the escape velocity of the molecules. That's why molecules remain within the atmosphere of the earth. ठीक है, तो आई होप कि भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस की है, वो ये है कि रोड्स आर बेंट इनवर्ड्स ऑन कर्व्स वाई। कि जैसी आप कर्व मतलब गोलाई में मोमेंट करते हैं रोड पर, तो आपने देखा होगा कि रोड को थोड़ा सा कर्व बना दिया जाता है, राइज किया जाता है, जैसे ये राइज किया गया है। इसकी रीज़न क्या है? इसको बैंकिंग ऑफ रोड भी कहते हैं। ये जो राइज एक साथ जब आप मोड़ काटते हैं तो मोड़ वाली साइड को राइज किया जाता है, उसका मतलब होता है बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्यों बनाया जाता है? इनवर्ड कर्व क्यों बनाया जाता है? बेसिकली जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं गोलाई में, तो बाहर जाने वाली जो फोर्स है वो कहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस तरफ खींचने वाली जो फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। तो जैसे ही आप मोशन करते हैं, गाड़ी की जो मोमेंटम होती है, मोशन होती है, वो सीधा होती है, अपनी एंगल पर होती है, लिहाजा आपको टर्न करना पड़ता है, आपकी ज़रूरत टर्निंग है। तो जैसे ही आप टर्न करते हैं तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर जाने वाली फोर्स है, ये ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही ये ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। लिहाजा इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रोड को कर्व कर देते और राइज करते हैं, रोडों की बैंकिंग करते हैं, ताकि बाहर जाने वाली जो फोर्स है उसको किसी न किसी तरीके से बैलेंस कर सके। When an object moves in a circle, it's influenced by centrifugal force which pushes away it from the center, जो कि इसको सेंटर से बाहर की तरफ खींच रहा है। तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज कर लेते हैं थ्रू द बैंकिंग ऑफ रोड, ताकि ये सेंटर की तरफ आ जाए, बाहर की तरफ ना जाए, तो एक्सीडेंट के खतरे से बच जाते हैं। दैट्स वाई रोड्स आर बेंट इनवर्ड्स, curved, turning on the avoid falling outside and it prevent accidents. When an object moves in a circle, it is influenced by centrifugal force which pushes away it from the center. इसके बाद जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट हैज़ विंटर while we have summer। कि हमारे पास जो ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट है उसमें विंटर होता है और हम पाकिस्तान में समर होता है। तो पहले हम जाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, एक्सपेंशन बाद में करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेटर है। तो अगर आप ये देखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब सीज़न ऐसा बनता है कि समर सीज़न में जो हमारे पास ज़मीन होती है वो टिल्टेड टूवर्ड्स द सन होती है। यानी अगर आप इस तरह देखें, सन इधर है तो टिल्टेड टूवर्ड्स ये हैं और टिल्टेड अवे ये हैं। अगर हमारे पास सन ये है तो टिल्टेड टूवर्ड्स जो हैं वो ये रीजन है, टिल्टेड अवे जो है वो ये रीजन है। ठीक है, तो हमारे पास समर सीजन में हमारी ज़मीन जो है वो टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है। किस हेमिस्फीयर पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। इसका मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादातर पोर्शन जो है वो रोशनी में होता है। इसका रीज़न ये, इसका मतलब यही हुआ कि ये टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है, ये पोर्शन टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है और इस दौरान सन का एक पोर्शन यहाँ पे नज़दीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि सन इक्वेटर से इस वक्त ऊपर है। ये इक्वेटर है, सन इक्वेटर से इस वक्त ऊपर है। तो सन जैसे ही इक्वेटर से ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा रोशनी छोड़ रहा है और साउदर्न हेमिस्फीयर पर ये कम रोशनी छोड़ रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे ही होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त गर्मी होगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त सर्दी होगी। सो दैट्स वाई पाकिस्तान लाइज इन द northern hemisphere and Australian continent lies in the southern hemisphere. Definitely now it is winter in the southern hemisphere and it is summer in the northern hemisphere. तो यही चीज़ हमने लिखा है
कि द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नॉट अ वर्टिकल एंगल टू इट्स ऑर्बिट। वर्टिकल का मतलब है एग्जैक्टली ऑन द लाइन। इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 23.5 degree tilted. In this way, when the northern hemisphere of the earth is inclined to the sun and getting affect sun rays, southern hemisphere is inclined away from the sun and getting less direct rays. Thus, northern hemisphere is summer season and southern hemisphere is winter season. So that's why Australian continent lies in the southern hemisphere and we Pakistani live in the नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये आप देख रहे हो कि ये चीज़ कुछ यूँ है, मतलब ज़मीन का जो सेंटर है वो ये है, राइट। ये आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारे पास इक्वेनॉक्स में भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया टर्म्स में, ज्योग्राफिकल टर्म्स में इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा जूम कर दिया था, इस वजह से नहीं जा रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मीट टेक्स लॉन्गर टू कुक ऑन माउंटेन देन ऑन सी लेवल। हमारे पास जो गोश्त होती है वो हायर अल्टीट्यूड्स पर ज़्यादा टाइम लेता है, लोअर अल्टीट्यूड्स पर कम टाइम लेता है। फिर वही बात आ जाती है एटमॉस्फेयर में, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। अगर हम पहले इस फिगर को देखें कि ये फिगर क्या चीज़ हमें बता रहा है, ठीक है। सॉरी, ये फिगर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सी लेवल है, ठीक है। तो देखो मालिक्यूल सी लेवल में ज़्यादा मालिक्यूल्स है। जैसे आप थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, मालिक्यूल्स की तादाद कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, ऊपर और जाएंगे तो और कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने इधर कोई चीज़ रखा हुआ है और गोश्त बना रहे हो, ठीक है। जैसे आप गोश्त बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो मालिक्यूल्स इधर बाहर निकलते हैं, सपोज आपने किसी केटल में पानी रखे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये केटल हीट लेके मालिक्यूल्स को दे रहे हैं। इसके अंदर जो मालिक्यूल्स है, ये मालिक्यूल्स हीट लेके एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। क्लियर? एक और केटल है जो आपने इधर रखी है, इसको आप हीट दे रहे हैं और ये मालिक्यूल्स निकल के हीट लेके मालिक्यूल्स इंटर हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इधर भी मालिक्यूल आ रहे हैं, निकल रहे हैं, इधर भी निकल रहे हैं। लेकिन ये जो मालिक्यूल केटल से निकल रहे हैं इस एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे मालिक्यूल को जगह ढूंढने में मुश्किलात होती है, मालिक्यूल को इधर जगह बनाने में मुश्किलात होती है। यहाँ पे मालिक्यूल्स को जगह बनाने में आसानी होती है, क्योंकि इसका मतलब ये कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है। यहाँ पे जैसी है, जैसे आप किसी मस्जिद में एंटर हो जाते हैं, पहले सब में जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोग बहुत करीब होते हैं, और जब आप पीछे सफ़ों में चले जाते हैं वहाँ पे लोग दूर खड़े हो जाते हैं, लिहाजा आपको जगह बनाना आसान होता है। इसी तरह यहाँ पे भी मालिक्यूल्स जब बाहर निकलते हैं तो उनको जगह बनाने में मुश्किलात होती हैं, यहाँ पे आसानी होती है। इसलिए ये मालिक्यूल्स कोशिश करते हैं कि केटल से नहीं निकले बल्कि केटल के अंदर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मालिक्यूल जो हैं वो हीट नहीं ले जा रहे एटमॉस्फेयर में, ज़ोर ज़बरदस्ती से ले जाएंगे, या फिर मालिक्यूल आसानी से हीट ले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मुश्किल से कैच किया जाता है, आसानी से कैच किया जाता है, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मुश्किल से कैच किया जाता है, रिक्वायर्ड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे अगर मालिक्यूल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं पानी, यहाँ पे 92 डिग्री पर जो है मालिक्यूल जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सारी हीट जा रही है। तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट आसानी से यहाँ से जल्दी कैच किया जाता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट स्लोली कैच किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप इधर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, और यहाँ पे अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो कम टाइम लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कुकिंग ऑफ मीट होता है वो डायरेक्टली रिलेशन रखता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जैसे ही हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ती है तो उन कुकिंग की जो टाइम होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्टीट्यूड से, डायवर्सली प्रोपोर्शनल एल्टीट्यूड से, जैसे ही हमारे पास एल्टीट्यूड बढ़ती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाती है, और गोश्त जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है हायर एल्टीट्यूड्स पर।
The meat takes longer to cook on the mountains because the atmospheric pressure decreases with altitude, and the boiling point of liquid is directly proportional to the atmospheric pressure. So आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर इसी साइंटिफिक रीजनिंग के साथ. दुआ में याद रखिएगा.